इस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का नॉलेज किस प्रकार से प्रयोग करें कि वहाँ पे जो है युवा आगे आए, उनको रोजगार दे सके या अपना खुद का जो है स्टार्टअप शुरू कर सके। योगा, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, जी सर। ऐसा अभ्यास करने वाला व्यक्ति तो हमेशा मुस्कान लिए रहता है चेहरे पे। आपकी गायब है। एनर्जी की आप बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जी सर। कितने गोल है? ये जो अल्पसंख्यक आयोग है भारत में, जी सर। उसके चेयरमैन कौन है? 1 2 3। जी सर। मैं को डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। सर मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। मैं सर नहीं, आप ही करिए। हिमांशु जी। जी सर। यू बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जी सर। कहाँ से पास आउट किया आपने? सर मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से पास आउट हुआ हूँ। कौन से सन में? सर मैं 2019 में। अच्छा अच्छा। तो इंजीनियर बनने का सपना देखा था, पहले लक्ष्य क्या था आपका? सर इंजीनियर बनने का लक्ष्य तो मेरा नहीं था। जब मैं 12वीं पास आउट हुआ था तो उस समय पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, तो उस समय मुझे करियर के जो ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो जो मेरे घर में कुछ कजिन थे सीनियर्स, तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि इंजीनियरिंग कर सकते हो, अच्छा विकल्प है। क्योंकि मेरा पीसीएम में ठीक था थोड़ा, तो उन्होंने इंजीनियरिंग की सलाह दी थी। पर इंजीनियरिंग के जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी वास्तविक रुचि वहाँ पे नहीं थी, इसलिए फिर मैंने अपने स्ट्रीम को चेंज कर दिया इंजीनियरिंग के बाद। 2019 से लेकर 2025, 6 साल से आप बेरोजगार हैं। जी सर। मतलब आफ्टर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय योर पेरेंट्स ऑन यू, स्टिल यू आर अनएम्प्लॉयड। जी सर। खराब नहीं लगता ऐसा यार, घर पे बैठ के पिताजी कमा रहे हैं और मैं खा रहा हूँ, और 6 साल हो गए। जिस ऐसे आप उसको, ये स्ट्रेस को कैसे कैसे कोप अप करते हैं? जी सर, थोड़ा तो लगता है, लेकिन मैं निरंतर सिविल सेवा में प्रयासरत हूँ और अभी जितने भी मेंस हुए सारे मेंस देने का अवसर प्राप्त हुआ है और इंटरव्यू के लिए मेरा यहाँ पे तीसरा अवसर है। तो मैं निरंतर मतलब इसमें सफल हो रहा हूँ, मतलब कहीं अभी रुका नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल हो सकता हूँ आगे। हाउ यू विल यूज नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन? सर जो इलेक्ट्रिकल इंजन का कोर नॉलेज रहेगा वो डायरेक्टली तो यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि हम उसके इनडायरेक्टली यूज की बात करें तो इंजीनियरिंग के दौरान जो स्किल्स डेवलप होती है, जो कुछ एनालिटिकल क्षमताएं विकसित होती है, तर्क क्षमता विकसित होती है, उसको हम निर्णय यूज कर सकते हैं अपने प्रशासन में। साथ ही साथ जो तकनीकी के साथ जो हम सहज हो जाते हैं इंजीनियरिंग के दौरान, जैसा कि हमारा डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, तो ये हेल्पफुल हो सकता है उसमें। तो ये बताइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है आपको, और जिस अनुभाग में आप पोस्टेड हो रहे हैं, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम। जी सर। बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है वहाँ पे। जी सर। और आप जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। जी सर। इस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का नॉलेज किस प्रकार से प्रयोग करें कि वहाँ पे जो है युवा आगे आए, उनको रोजगार मिल सके या अपना खुद का जो है स्टार्टअप शुरू कर सके। तो मैं इसके लिए उन्हें बेस्ट टू एनर्जी के लिए 1 2 3। जी सर। मैं को डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। सर मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। सर मैं वहाँ के एक मतलब जो स्थानीय किसी संगठन का निर्माण कर, मैं वहाँ पे बेस्ट टू एनर्जी, जैसे जो पानी की समस्या चलती है तो उसको मैं एनर्जी में बदलने के लिए उन्हें सुझाव दे सकता हूँ। साथ ही साथ गांव में जो हमारा पशु अपशिष्ट होता है उससे मैं उन्हें बायोगैस के लिए सलाह दे सकता हूँ। और साथ ही साथ जो वर्तमान में जो सोलर पैनल के लिए योजनाएं चल रही है, जो सोलर रूफटॉप योजना वगैरह है, तो इनके माध्यम से जो स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें वो अपनी बिजली खुद की उत्पन्न भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिड में पहुंचाकर कमाई भी कर सकते हैं। 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन फ्री है। जी सर। सोलर पंप उनको फ्री में जो है सब्सिडाइज रेट पर मिल रहे हैं, क्यों आपकी बात सुनेगा? सरकार वैसे दे दी उनको। हाँ। बिजली का बिल 0 है उसका, क्यों आपकी बात सुनेगा? सोलर एनर्जी की क्यों बात सुनेगा? सर हाई बिल है, वो तो शहर में आ रहा है, बिजली का बिल 8,000 जी सर। तो जो है शहरी लोग सुनते हैं। गाँव का व्यक्ति को तो वैसे ही 8 घंटे बिजली नहीं रहती वहां पे वैसे ही।
हाँ जी सर, लेकिन जो हमारी जो सूर्य मित्र योजना है उसके अंतर्गत जो एक्स्ट्रा बिजली बचती है हमारी, जो एक्स्ट्रा हम बना लेते हैं अपनी छतों में सोलर पैनल लगाकर, तो उससे कमाई भी की जा सकती है। जब वापस होती है उससे जी सर, वापस ग्रिड में पहुंचाया जा सकता है उस बिजली को। नहीं, कमाई कैसे होती है आप बताओ। मैं यदि मेरे रूफ टॉप पे जो है जी सर, 15 किलोवाट का जो है सोलर एनर्जी प्लांट लगा, तो मेरी कमाई कैसे होगी उससे, आप ये बताएं। सर यदि हम मंथली 15 किलोवाट जनरेट कर पाते हैं, सॉरी मतलब जितना भी हमारा मंथली कंजप्शन है उससे थोड़ा भी हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो एक तो हमारा बिजली बिल नहीं आएगा, और ये जो एक्स्ट्रा बिजली रहेगी उसका प्राइस हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमें पे करेगी उससे, क्योंकि हम जो बिजली एक्स्ट्रा बनाएंगे वो ग्रिड के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति यूज करेगा उसको। तो पे करती है जो है। जी सर, इस योजना के अंतर्गत प्रावधान रखा गया है कि पे किया जाएगा। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना जो है। अच्छा, तो ऐसे प्लांट लग रहे हैं क्या गांव में कहीं? आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं, एक भी प्लांट ऐसा गांव में लगा हो नहीं सर, जिसको? जी नहीं सर, अभी तो कोई ऐसा एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि हाल ही में आए से कुछ महीने हुआ अभी इस योजना को आए हुए। चलिए, इसके आगे यदि मैं बात करूं, यदि आपसे, केवल एनर्जी ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी और कोई काम नहीं कर पाएंगे आप? नहीं सर, काफी चीजें की जा सकती है। जैसे कि जो महिला स्व सहायता समूह किसी को वेल्डिंग की दुकान खोलनी है, जी सर, या वहां पर ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो वेल्डर उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग नहीं दिला सकते आप किसी को? जी सर बिल्कुल देना सकते हैं। वहाँ के स्थानीय युवा के उन्हें हमें पास से ITI से या पॉलिटेक्निक कॉलेज से संबंध करवा कर उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जा सकती है सर। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र पढ़ा है आपने? जी सर। राजनीति होती क्या है? क्या राजनीति एक करियर का नाम है? क्या राजनीति एक विषय का नाम है? क्या राजनीति एक प्रोफेशन का नाम हो सकता है? सर राजनीति एक, मुझे लगता है कि या राजनीति केवल चाणक्य की राजनीति, बस राजनीति समझना तो चाणक्य को पढ़ो तभी राजनीति समझना। नहीं सर, मुझे लगता है कि सर राजनीति को हम एक अध्ययन की शाखा के रूप में भी देख सकते हैं, साथ ही साथ ये समाज को चलाने का एक विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने समाज के संसाधनों को और समाज की नीतियों को और समाज के जो पर्यावरण है उसे हम कैसे निर्धारित करते हैं और हमारे संसाधनों का वितरण कैसे हो पाता है और हम लोक कल्याण को कैसे सुनिश्चित कर पाते हैं, ये राजनीति के अंतर्गत आते हैं। परिवार में राजनीति कहाँ आती है? परिवार को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए, सब लोग बोलते हैं। हाँ परिवार में राजनीति मत कर भाई, सब बोलते हैं ना। जी सर। परिवार में कहाँ राजनीति होती है? सत्ता के संदर्भ में वैसे देखा जा सकता है कि जो घर का मुखिया होता है, इसलिए माना जाता है कि परिवार की सत्ता उसके पास भी होती है, निर्णय निर्माण में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो इस संदर्भ में माना जा सकता है कि मुखिया राजनीति प्रमुख होता है परिवार का। तो ये होती क्या है राजनीति? सर मुझे लगता है वहां पे कोई वोट डाल के तो मुखिया बनाता है। राजनीति का मुख्य होता है वोट डालना। जी सर। मुखिया बनाना, अपना मुखिया चुनना। जी सर। वहां पे कहाँ मुखिया चुनते हैं? वापिस आऊंगा सर, मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यही मतलब है ना? जी सर। हाँ, देश के मुखिया का चुनाव कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष विधि से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से? सर ये अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, माननीय राष्ट्रपति जी का निर्वाचन, और जिसे वास्तविक प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री जी को, उसे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देश का मुखिया कौन है? महामहिम राष्ट्रपति जी है, प्रधानमंत्री जी? सर मुखिया देश, सर मुखिया जो ऑफिशियली माना जाता है हमारे यहाँ पे, उन्हें राष्ट्रपति जी को ही माना जाता है, माननीय राष्ट्रपति जी को। जी सर, संविधान में लिखा हुआ है। क्या संविधान में कहाँ पर? माफी चाहूंगा सर, एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पर जो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति जी को माना जाता है संविधान के अंतर्गत। मैं तो कहता हूँ देश का मुखिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है। राष्ट्रपति जी को तो शपथ वही दिलाते हैं। राष्ट्रपति जी को तो वही शपथ दिलाते हैं। कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति जी को? जी सर, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजे या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो मुखिया तो वो हो गया ना, राष्ट्रपति वही बनाना नहीं, तो मुखिया कौन हो गया? सर लेकिन जो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन है वो
हमारे जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जनता का प्रतिनिधि वहां भी मौजूद होता है। तो कहीं ना कहीं वे भी जनता के द्वारा निर्वाचित ही होते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व ही करते हैं सर वो। तो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से, मैं कहूँ प्रत्यक्ष विधि से हो सकता है। हाँ सर, यदि हम अध्यक्ष प्रणाली की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति जी का निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष विधि से होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे संसदीय विधि को अपनाया गया है, तो इस कारण यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि से उनका चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी का चुनाव और अमेरिका में राष्ट्रपति जी का चुनाव, जी सर। दोनों में अंतर क्या है? जी सर, बहुत बड़ा अंतर है कि वहाँ पे जो वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रमुख वो है राष्ट्रपति जी ही होते हैं वहाँ पे। मतलब उनका जो चुनाव होता है वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से होता है अमेरिका में, जबकि हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अधिकार कम है, मतलब हमारे अधिकार कम है, वहाँ पे अधिकार खूब है। जी सर बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी को पद को माना जाता है वह नाम मात्र की अधिकारिता मानी जाती है, परंतु अमेरिका में वास्तविक अधिकार राष्ट्रपति जी के पास ही होते हैं वहाँ पे उनके। तो मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति निरंकुश होता है, यहाँ पे निरंकुशता कम है, क्योंकि अधिकार। जी सर, ये कहा जा सकता है कि अध्यक्ष प्रणाली में निरंकुशता के तत्व थोड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु संसदीय प्रणाली में समन्वय बनाया जाता है तो यहाँ पे निरंकुशता के जो तत्व होते हैं थोड़ा कम पाए जाते हैं। क्योंकि जैसा कि जो हमारे अमेरिका की जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें जो मंत्रिमंडल का गठन होता है वह राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, किसी बाहर के अन्य व्यक्ति को भी ला सकते हैं, परंतु भारत में संसदीय व्यवस्था में किसी सांसद को ही मंत्री बनाया जा सकता है। तो निरंकुशता के तत्व कुछ ज्यादा पाए जाते हैं अमेरिका में। एक और प्रश्न में अभी एक न्यूज मैंने कल पढ़ी थी कि स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण जगुआर एक एयरक्राफ्ट है। कहाँ का एयरक्राफ्ट है जगुआर? सर ये अमेरिका से आयात किया गया है। अमेरिका से आयात किया गया है। माफी चाहूंगा सर, मैं एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। जगुआर से जो है उसका सफल परीक्षण किया गया। वाई जगुआर, वाई नॉट अभी तो सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट जो है वर्ल्ड का माना जाता है रफाल। जी सर। रफाल से कोई परीक्षण हुआ उसको? हाँ वाई जगुआर। माफी चाहूंगा सर, इसकी जानकारी नहीं है मुझे को। स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसा बोलते हैं कि जो है भारत जो है विश्व में अपना परचम लहरा है। जी सर। कैसे मान लें? जी सर, भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी मानी जाती है कि भारत बहुत ही कम कीमत पे और बहुत ही बड़े। आप तो दो बातें बताओ कि सर ये बात है भारत की जो बाकी विश्व के बाकी देशों ने नहीं की, इसलिए भारत जो है जी सर ये कह सकते हैं कि भारत लीड कर रहा है। सर पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मिशन मंगल था वो हम पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंच गए थे, जो पहले इससे पहले कोई भी देश नहीं कर पाया था, और इतने कम बजट में गए थे कि जिस मतलब लगभग 450 या 500 करोड़ के लगभग मंगल पे पहुंच चुके थे, जो कोई भी देश नहीं कर पाया। दूसरी बात होता है, और दूसरी देश चंद्रयान 3 अभियान के तहत हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। हम चंद्रयान 3 में सफल हो चुके हैं इसमें। जी सर। एनर्जी की आप बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जी सर। कितने गोल हैं? सर इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो एनर्जी कौन सा है इसमें? सर एनर्जी इसमें 7वें नंबर पे आता है लक्ष्यों के। क्या लक्ष्य है उसमें? सर इसके अंतर्गत सस्ती, सुलभ एवं सतत एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए बात की गई है उस लक्ष्य में। सस्ती एवं सुलभ और वहनीय भी सर इसका। माफी चाहूंगा सर, स्पष्ट। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? सर मध्य प्रदेश की जो अभी कुल उत्पादन क्षमता है वो अभी 32,000 मेगावाट हो चुकी है, और जिसमें से लगभग 10 या 11,000 मेगावाट जो है हमारी नवीकरणीय ऊर्जा से आ रहा है। तो जिसमें से 5,000 मेगावाट जो है हमारा सौर ऊर्जा से आने लगा है, और नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक सौर ऊर्जा से ही आ रहा है। तो हम सौर ऊर्जा में बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि इंदौर नगर स्वच्छता में जो है लगातार जो है नंबर 1 आ रहा है? मैं तो देखता हूँ जगह जगह गंदगी भी दिखती है इंदौर। जी सर। क्या बाकी नगर जो है वहाँ के कलेक्टर्स, बाकी नगर में जो नगरीय प्रशासन स्वच्छता पे ध्यान नहीं दे रहा है, या वो सेंसिटिव नहीं, या जो वहाँ पे कलेक्टर्स पदस्थ है या जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? नहीं, ऐसा क्या कारण है कि यार इंदौर ही बार नंबर 1, लगातार 8वीं बार इंदौर नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है? सर कहीं ना कहीं जो सरकार का ऐसा कौन सा मानक इसमें है
कि इंदौर को जो है दूसरे नगर जो है पीछे नहीं कर पा रहे हैं। आप 2 मानक ऐसे बताएं जी सर। जिसके कारण इंदौर नंबर 1 आता है। सर सबसे पहला तो मुझे ये लगता है कि इसमें जो स्वच्छता की संस्कृति विकसित हो चुकी है सामाजिक सहयोग के माध्यम से, मतलब यहाँ की जनता में स्वच्छता को अपनाने की आदत आ चुकी है, तो सबसे बड़ा रीजन तो मुझे यही लगता है सर यहाँ पे। और दूसरा रीजन सर यहाँ पे नगर निगम के विशेष प्रयास, क्योंकि जो अन्य हम ये कहना चाहते हैं इंदौर के नागरिक जो है जी सर। सामुदायिक विकास या सामुदायिक यूसी कम्युनिटी पार्टनरशिप में नंबर 1 है, बाकी के नगर ध्यान नहीं दे रहे कुछ भी। नहीं सर, बाकी के नगर भी ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन इंदौर ने इस पे काफी पहले इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल सर। आपको मानक मालूम है स्वच्छता की रैंकिंग कैसे होती है? माफी चाहूंगा सर। एक अंतिम प्रश्न मेरा, जी सर। एसडीएम बनने के बाद जी सर। पहले 3 काम आप क्या करेंगे? 1 2 3 बिल्कुल संक्षेप में। एसडीएम बनने के बाद पहले 3 काम सर आप क्या करेंगे? पहला तो मेरा होगा कि मैं अपने क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा। ठीक है। दूसरा होगा सर, मेरे क्षेत्र में जितनी भी शासन की योजनाएं चल रही होगी उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करूंगा। सर तीसरा, मैं अपने क्षेत्र में नोटिस करूंगा कि कौन सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, चाहे वो जनजाति क्षेत्र हो या महिला विकास का क्षेत्र हो, और जो भी क्षेत्र पिछड़ा हो उस विषय में कार्य करना चाहूंगा। फिर मैं मतलब लोक सेवा गारंटी सुनिश्चित नहीं करेंगे आप? हाँ जी सर। जन सुनवाई नहीं करेंगे आप? लोगों तक पहुंचेंगे नहीं आप? किसान सम्मान निधि सुनिश्चित नहीं करेंगे? लाडली बहना योजना की किस्त मिल रही है नहीं मिल रही वो सुनिश्चित नहीं करेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल ये सब काम भी मैं करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि जो शासकीय योजनाओं को क्रियान्वयन सुनिश्चित करूंगा, तो उसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चल रही, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या फसल बीमा योजना हो, जितनी भी योजना हो सभी को बराबर से चेक करूंगा मैं। और जैसा कि मैंने तीसरा पॉइंट कहा था कि जो भी क्षेत्र कमजोर हो उसकी पहचान करके उस क्षेत्र में कार्य करना चाहूंगा, तो उसके लिए पहचान करने के लिए मुझे जनसंवाद स्थापित करना होगा, हो सकता है चौपालें भी लगानी पड़े, अपने क्षेत्र का भ्रमण करना पड़े, तो इन चीजों के माध्यम से मैं कर सकता हूँ सर। हिमांशु, जी सर। योगा, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, जी सर। ऐसा अभ्यास करने वाला व्यक्ति तो हमेशा मुस्कान लिए रहता है चेहरे पे। जी सर। आपकी गायब है, ऐसा क्यों भी? मैम, जो मेरा सामान्यतः स्वभाव है वो ऐसा ही है, मुझे तो लगता है सामान्यतः की मुस्कान कम ही रहती है, थोड़ी सामान्यतः गंभीर मुद्रा में ही रहता हूँ। तो ये गंभीर मुद्रा सही है आपके लिए? गंभीर मैं प्रयास करता हूँ कि सही मुख रह सकूं, परंतु जो मेरा बचपन से चला आ रहा है तो वो मैं नेचर अभी तक जा नहीं पाया। अच्छा, जी सर। ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग। जी सर। देखो, आप काम करने जा रहे हो, आप जिस सेवा में आ रहे हो वो सेवा है कि आप सोसाइटी की एकदम मार्जिनल क्लास से जाकर जुड़ो, है ना, सीमांत वंचित वर्गों से। लेकिन आप जिस सोसाइटी या जिस संस्था से जुड़े हुए हो, आपको नहीं लगता ये आर्ट ऑफ लिविंग, एलिट क्लास पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा देखा जाता है? आपने आर्ट ऑफ लिविंग में किसी मजदूर को देखा है सुदर्शन क्रिया करते हुए, या आपने जो संस्था के प्रमुख है उनको देखा है क्या कि कभी किसी सामान्य जन से संवाद करते हुए? मुझे तो हमेशा सेलिब्रिटीज और समाज का जो उच्च वर्ग है इस संस्था में ज्यादा सहभागिता करता हुआ दिखता है। जी मैम, कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में ऐसा देखा जा सकता है। थोड़ी मात्रा में नहीं, संपूर्ण मात्रा में ऐसा ही दिखता है कि इस संस्था से समाज का उच्च वर्ग ज्यादा जुड़ा हुआ है। जी मैम, लेकिन जो हाल ही में मैं अपने छिंदवाड़ा क्षेत्र में जो देख पाता हूँ, इंदौर में जो देख पाता हूँ, कि जो छिंदवाड़ा में हाल ही में जहाँ पे मैंने कोर्स भी किया था, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट क्षेत्र है जो बहुत बड़े स्तर पर जुड़ा हुआ है इससे, और जैसे कि इसके लिए कुछ नाम मात्र के शुल्क भी लिए जाते हैं कोर्स के लिए। नाम मात्र का शुल्क है इसका? ये क्षेत्रों के आधार पर लिए जाते हैं मैम, यदि ग्रामीण क्षेत्र होता है तो वहाँ पे। अच्छा, योगा के लिए क्या शुल्क की आवश्यकता है, क्यों लेते हैं ये लोग शुल्क? मैम, यहाँ पे ये डोनेशन के रूप में लेते हैं, जिनका उपयोग जो वो अपने सेंटर संचालित करते हैं अलग अलग शहरों में, उनमें उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो कितना डोनेशन हो जाता है फिर इनका?
मैम ग्रामीण क्षेत्रों में 400 से 500 रुपए या फिर 900 रुपए, शहरी तो क्षेत्रों किसी में ग्रामीण 500 रुपए। व्यक्ति के लिए 400-500 रुपए की अहमियत आप समझते हैं कि वो 400-500 रुपए केवल योगा या सुदर्शन क्रिया करने में खर्च कर दे? जी मैम, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग के ऐसे भी चलते हैं जिसमें जो जैसे कि अपने जो स्लम एरियाज होते हैं शहरों में, उनके लिए फ्री सेशन भी आयोजित कराए जाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा। लेकिन वो उतने फ्रूटफुल नहीं होते ना, वो तो बस एक बार सेशन हो गया। बट मैं कह रही हूँ कि इस सोसाइटी से समाज का उच्च वर्ग सहभागिता करता हुआ ज्यादा दिखता है, जी तो ये बात सही है। अब आप इस सोसाइटी से भी जुड़े रहेंगे और उसके बाद फिर आप कैसे समाज के निम्न वर्ग को समझ पाएंगे, क्योंकि आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वो केवल, मुझे ऐसा लगता है कि वो उच्च वर्ग की संस्था है। काम आपको जो करना है जी मैम। वो मुख्यतः एक वेलफेयर स्टेट की भूमिका निभानी है आपको। जी मैम, इसमें हाल ही में एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जैसे कि एक आईआईटी के इंजीनियर पास आउट हुए थे आज से 3 या 4 साल पहले। तो उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग से कोर्स किया हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा लाइफ मतलब आर्ट ऑफ लिविंग को प्रसारित करने में लगा दिया। तो वो कम से कम 200 से ज्यादा शहरों में जाके आर्ट ऑफ लिविंग का प्रशिक्षण देते हैं। IITian थे ना वो? जी मैम, और जो में जाके प्रशिक्षण देते हैं, वो जो भी काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फ्री काम किया है पूरा। ओके। छिंदवाड़ा का ODP क्या है? मैम छिंदवाड़ा का ओडीओपी संतरा है। और जबलपुर का? जबलपुर का माफी चाहता हूँ। क्यों, जबलपुर में रहे हैं आप? जी मैम, जबलपुर का ODP नहीं पता है आपको? सॉरी मैम, अभी याद नहीं। अच्छा, वाइल्ड लाइफ है ना? वाइल्ड लाइफ की लाइफ में ह्यूमन इंक्रोचमेंट पता है आपको? बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट हो रहा है इनके आदिवासी क्षेत्र में। जी मैम। तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हमको दिख रहा है। जी मैम। इसके निवारण के लिए कोई 3 तरीके बताइए। मैम इसके लिए तो जो सबसे पहले वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है उससे जागरूक किया जाना चाहिए कि यदि वाइल्ड लाइफ से आपका सामना होता है तो आप वो तो घर में आ रहे हैं भाई, जैसे शेर अब खेत में आ रहे हैं, हाथी। हाँ जी मैम, इसके लिए जो हमारे संरक्षण क्षेत्र है उनके क्षेत्रों को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ देखिए प्लान में लगाया जा सकता है कि जिन संरक्षण क्षेत्रों में यदि कोई प्रजाति ज्यादा है तो उसे दूसरे नेशनल पार्क या अभयारण्य में शिफ्ट किया जा सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। और इसके साथ तो उसका निश्चय खराब हो जाएगा। निश्चय समझते हैं आप क्या होता है? जी मैम, इससे जो होता है कि जो तात्कालिक रूप से जो आवास होता है, जो कम समय के लिए वन्य प्राणी उसे अपने आवास के रूप में अपनाते हैं, उसे निश्चय तात्कालिक होता है। माफी चाहूंगा मैम, लेकिन जो परमानेंट आवास होता है उसकी तुलना में कम समय तक वो वहां पर रहते हैं, ऐसा मुझे अच्छा, कम समय तक रहते हैं। अच्छा ठीक है। वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया? मैम वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में आया था। इसमें कितनी अनुसूची है? मैम इसमें पूर्व में 6 अनुसूचियां थी, परंतु हाल ही में 2022 में संशोधन हुआ है तो इसमें 4 अनुसूचियां बची है। 4 अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? मैम चौथी अनुसूची में जो पादप प्रजातियों को रखा गया है, माफी चाहूंगा, चौथी अनुसूची में जंतुओं को रखा गया है जिनका विशेष स्थिति में शिकार किया जा सकता है। विशेष स्थिति में शिकार किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू हिमांशु। थैंक यू मैम। आरजीपीवी कौन से एक्ट से संचालित होता है? सर ये राज्य के लिए जो विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया है उसके अंतर्गत संचालित। कौन सा अधिनियम है? माफी चाहूंगा सर, एग्जैक्ट नाम मुझे याद अच्छा, आरजीपीवी और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एक ही एक्ट से संचालित होते हैं। हाँ। ये भी तो विश्वविद्यालय है। हाँ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सुने हो? जी मैम, सही से सुना हूँ। सुने हो ना। जबलपुर में कौन सा है? जबलपुर में रानी दुर्गावती हाँ, तो वो रानी दुर्गावती, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय एक्सेट्रा और आरजीपीवी सभी का एक ही एक्ट है। माफी चाहूंगा सर, मुझे एग्जैक्ट जानकारी। अच्छा कोई बात नहीं पता तो। जीसी गवर्नमेंट जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की समस्या बताओ कोई 2। सर वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था उस समय जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज थी। लैब नहीं है, नंबर 1 ठीक है। दूसरा सर उस समय फैकल्टी की भी काफी कमी थी, फैकल्टी नहीं भी ज्यादा थी। अब बढ़ गई फैकल्टी क्या? अभी मुझे तत्काल की जानकारी नहीं है सर, पर जिस समय मैं था वहाँ पे लगभग फैकल्टी है नहीं, लैब है नहीं, जी सर। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर देनी चाहिए। नहीं सर, उस समय वहाँ पे सुधार के प्रयास चालू हो गए थे और जिस समय मैं निकल रहा था हो गया था। तो इस पर मतलब जो सुधार कार्यक्रम वहाँ पे चालू हो चुके थे। अच्छा, तो कितने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं प्रदेश में? माफी चाहूंगा सर, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, पर जबलपुर में है, सागर में है, इंदौर में है, भोपाल में। इंदौर में कौन से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है? सर माफी चाहूंगा, अर्थशास्त्री है जो कि SGS ITS से श्री गोविंद राम शेखर सर। देन
सर इसके बाद हमारा IIT इंदौर। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेडिकल कॉलेज लगभग बहुत हो गए, 27-28 हो गए प्रदेश में, जी हर जिले में खोल रहे हैं। जी सर। इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार नहीं खोल रही, सरकारी, जी सर। वैसा क्यों? सर इसका एक बड़ा रीजन है कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र बहुत पहले ही आ चुका है और प्राइवेट क्षेत्र कॉलेज काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो हाल ही में मतलब काफी सीटें वैसे ही खाली चली जाती है इंजीनियरिंग की अभी। लेकिन गुणवत्ता नहीं मिल रही ना बेटा वहाँ पे, जी सर, गुणवत्ता नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल रही ना। वैष्णव इंस्टीट्यूट फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्टीट्यूट है जी सर। तो वहाँ पे गुणवत्ता नहीं मिल रही, इसलिए लोग सरकारी की तरफ जा रहे हैं, जबकि जबलपुर का कट ऑफ IIT जी का ज्यादा जाता है, हाँ जी सर। प्राइवेट से ज्यादा जाता है, नहीं जाता जी सर, बहुत ज्यादा जाते हैं प्राइवेट से। फिर जी सर। व्यक्ति सरकार में पढ़ना चाह रहा है, लेकिन सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल रही है, जबकि मेडिकल कॉलेज खोल रही है। जी सर। मेडिकल कॉलेज खोलना कठिन है या आसान है? सर कठिन है मेडिकल कॉलेज खोलना, तो क्योंकि उनको खोल रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल रही। क्यों? क्योंकि इंजीनियर लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, जी सर। क्यों खोलना चाहिए? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है, और क्या है? क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं हर फील्ड में जा रहे हैं वर्तमान क्षेत्र में, तो प्रशासन। तो ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो देखे कि इस कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, लैब नहीं है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दे? जी सर, भारत में तकनीकी क्षेत्र में AICTE ये संस्था है कि जो पूरे देश में रेगुलेट करती है कि मानकों का पालन हो रहा है या तो नहीं। ये उसने क्यों नहीं किया रेगुलेट? जी सर, क्योंकि वहाँ पे उस समय पे सर गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कार्य पूर्ण हो रहे थे वहाँ पे, ऐसा नहीं था कि कार्य। लैब के कार्य कैसे पूर्ण होंगे गेस्ट फैकल्टी से? लैब नहीं है तो नहीं है। सर इलेक्ट्रिकल में तो भारी मशीन चाहिए होती है ना। सर लैबों की व्यवस्था थी, लेकिन वो काफी पुरानी हो चुकी थी और बंद अवस्था में हो चुकी थी, जिनको चालू करने के प्रयास उस समय से स्टार्ट हो चुके थे सर, तो अभी हो सकता है कि वो चालू भी हो। तो आप बिना लैब के इंजीनियर कर लिए, वेरी गुड। नहीं सर, लैब वगैरह थी सारे। अरे थी नहीं, आप कह रहे सुधार हो रहा है, सर आप ये कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। वहाँ पे जाएंगे सर, मतलब ये कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से नहीं थी। बिना लैब के इंजीनियर कर ली, बिना मेडिकल का, बिना हॉस्पिटल के, बिना स्कूल के, आप SDM भी बने रहेंगे। नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा ट्रांसफर हो जाएगा अभी इस ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में पहुंच जाऊंगा। वहाँ पे जाऊंगा सर। कोई बात नहीं, आपसे माफी वाली बात नहीं है, ये तो इट इज नॉट योर कंट्रोल है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है बेटा। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री का एक कंसेप्ट है। जी सर, प्रधानमंत्री के जो स्थानीय स्तर के जो उत्पाद है उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करना स्थानीय समूह। इसके लिए कोई योजना चला रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? जी सर, इसके लिए ODOP योजना चलाई जा रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ODOP ठीक है, और कोई योजना? माफ चाहूंगा सर, याद नहीं करता। अच्छा, जैसे वोकल फॉर लोकल उनका एक विजन, हाँ जी सर, उनका विजन है, इसके अंतर्गत ODOP। अब इसके लिए मिशन होगा, मिशन होगा तो कोई योजना होगी, जी सर। तो योजना कौन सी है? सर एक आत्मनिर्भर भारत योजना भी चलाई जा रही है इसमें। वो भी एक विजन है। जी सर। नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनेगा @2402047। अच्छा कोई बात नहीं। एक GIG इकोनॉमी होती है, बिग इकोनॉमी नहीं, जिग इकोनॉमी, जी सर। क्या होती है? सर गिग इकोनॉमी के अंतर्गत जो अस्थायी तौर पर कर्मचारी कार्यरत होते हैं, जो परमानेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उन्हें गिग इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे जोमेटो वाले जो डिलीवरी करने वाले होते हैं या फिर स्विगी वाले होते हैं। ठीक है, तो इसका हिस्सा कितना है भारत की GDP में? सर एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे नहीं पता, पर बहुत बड़ी। क्या मैं बता सकता हूँ एग्जैक्ट आंकड़ा? अगर मुझे पता हो तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? नहीं सर, इससे बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है, कहीं तो नहीं। आंकड़ा नहीं होता है ऐसा। तो ये टैक्स चोरी भी करेंगे ये लोग? हाँ 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 जी सर, संभावना हो सकती है। तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है कि इनको भी ठीक ठीक जीवन स्तर मिल जाए, मुख्य धारा में आ जाए लोग? सर सरकार इनके लिए सोशल कर सकती है, नहीं क्या कर रही है? तो सर आपने लिखा ना कल्याणकारी राज्य, जी सर। इसी का कंपोनेंट है ना? जी सर। हाँ बताइए क्या कर रही है? जैसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा अटल पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया। अटल पेंशन योजना जोमेटो वाले को मिलेगी? जोमेटो में कोई लड़की रात में डिलीवरी कर रही, कर सकती है या नहीं कर सकती? सर माफी चाहूंगा, इससे नियमों की जानकारी। अरे जोमेटो तुम बाइक ले लो, खाना देने जाना है तो लड़का हो लड़की को क्या फर्क पड़ता है, महिलाएं भी तो जा सकती है। जी सर। सरकार क्या करना चाहिए? सरकार को सर गाइडलाइंस बनानी चाहिए इसके लिए। कि लड़कियां नहीं जाए? नहीं सर, बिल्कुल होना चाहिए, लड़कियों के लिए भी होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, अच्छा तो बहुत बढ़िया। आप डर क्यों रहे हैं? आप हंस लीजिए पहले अच्छे से, जी सर। है ना, फिर ठीक रहेगा। तो बताइए, ये जो अल्पसंख्यक आयोग जी सर। है भारत में, जी सर है। उसके चेयरमैन कौन है? माफी चाहूंगा सर, अभी याद नहीं। चेयरमैन ही नहीं है उसका कोई, तो माफी कहाँ से जाओगे? हाँ। कब से नहीं है उसका चेयरमैन? जानकारी नहीं सर। अच्छा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है?
सर ये स्ट्रक्चर टू बॉडी है। कब के एक्ट से आया, किस एक्ट से आया? माफी चाहूंगा सर इसकी जानकारी। कोई बात नहीं, माफी चाहने की जरूरत नहीं है। आप तो बस यही बता दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री को सबसे लास्ट में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? सर हाल ही में मैंने नाम लिया था, सर सब नाम बता दिए सम्मान का। माफी चाहूंगा सर। तो सम्मान मिला है तो नाम तो याद होना चाहिए ना अपने को, नहीं होना चाहिए? जी सर माफी चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने ऐसे किस ब्रिज का उद्घाटन किया है जो ऊपर ट्रेन जाती है नीचे जहाज जाता है? सर माफी चाहूंगा, मुझे अटल ब्रिज याद आता है जो मुंबई का है, लेकिन अटल ब्रिज तो उन्होंने किया था ना, आदरणीय मिनिस्टर हैं जो अपने। हाँ माफी चाहूंगा सर, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन। चिनाब इसका चिनाब इसका उद्घाटन किया। जी सर जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, सॉफ्ट कंप्यूटिंग समझते हो? सब माफी चाहूंगा सर। पावर जनरेशन पढ़ा है? जी सर। मशीन पढ़ा है? मशीन, जी सर मशीन भी पढ़ा। मशीन की डेफिनेशन दे दो। सर मशीन कुछ पार्ट्स का ऐसा समूह होता है जो किसी अंग्रेजी में बताओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हिंदी में लिखा था कि बी में? नहीं सर इंग्लिश में। इंग्लिश में बताओ, मैं समझ लेता हूँ इंग्लिश। जी सर। मशीन इज a part of a combination of component that is designed for some specific work. किसने दी है डेफिनेशन? माफी चाहूंगा सर। आपने, हिमांशु ने, इन्वर्टेड कोट। माफी किसी बड़े आदमी ने मशीन को डिफाइन किया है। चाहूंगा सर इसकी जानकारी। किताब कौन सी पढ़ी, किस राइटर की पढ़ी मशीन? मशीन में सर सीएल वर्मा जी की पढ़ा था। आईटी, इलेक्ट्रिकल आईओटी, इसमें क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रैकेट में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, एक नया ब्रांच है ना। जी सर। क्या करते हैं इसमें? सर इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके माध्यम से हम जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उसको इंटरनेट से जोड़कर उसे स्मार्ट बनाया जाता है। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन होते हैं तो हम उसे मोबाइल से कमांड देके बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, दरवाजे खोल सकते हैं, बंद कर सकते वो तो कर सकते, मैकेनिक ये तो साम। आप इलेक्ट्रिक क्या करते हो उसमें, कौन से पेपर्स में उसमें संशोधन करते हो कि ये पेपर ज्यादा पढ़ना चाहिए? हैं। माफी चाहूंगा सर इससे। अच्छा, आपके यहाँ लैब थी नहीं तो आप कैसे पढ़े होंगे, है ना? चलिए कोई बात नहीं। मन से कोई गाना गाते हो कभी? फिल्म देखी कभी? जी सर फिल्म देखी है। लास्ट फिल्म क्या है? लास्ट फिल्म सर सितारे जमीन पर देखी है मैंने। देखी है? ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। देखी थी कि घर में देखी? देखी सर, देखी थी सर। पक्का? पक्का सर। ऐसी फिल्म देखते हो, रोमांटिक फिल्म देखा करो ना युवा। सर उस तरह की मूवी भी देखता हूँ, पर हालांकि लास्ट में यही मूवी आई तो लास्ट मूवी यही। हर मूवी देखते हो? नहीं सर हर मूवी नहीं देखता हूँ। कौन सी बीमारी की बात की है सितारे जमीन पे? सर इसमें जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसमें 3-4 बीमारियों की बात की गई थी। आप नाम बताओ। सर एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है सर अभी। तो फिल्म देखी, बीमारी नाम नहीं पता है? जी सर। रोमांटिक देखते तो गाना तो याद रहता है नहीं? चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बट